सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं वसीम मिश्रा। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए आज वोटिंग का काम शुरू हुआ। आज छत्तीसगढ़ में पहले चरण की 20 और मिजोरम की सभी 40 विधानसभा सीटों पर वोट डाले गए। छत्तीसगढ़ की जिन सीटों पर आज चुनाव हुए उनमें से ज्यादातर सीटें नक्सल प्रभावित इलाकों की हैं। यही वजह है कि सख्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच इन सीटों के चुनाव पहले चरण में करवाए गए। वहीं मिजोरम की बात की जाए तो यहां की सभी 40 सीटों पर एक ही चरण में चुनाव हुए। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में पहले चरण की वोटिंग आज शांतिपूर्ण तरीके से हुई। नक्सलवादियों के मांद में भी वोटरों में खूब उत्साह दिखाई दिया। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर वोटरों की भारी भीड़ रही। सुकमा जिले के कारीगुंडम से वोटिंग की सबसे खूबसूरत तस्वीर सामने आई। नक्सलियों के खौफ के कारण यहां के लोगों ने, आप यकीन नहीं कीजिएगा, 23 साल से वो वोट नहीं कर पाए थे। अब लेकिन तस्वीर यहां की बदल गई। इस रिपोर्ट को देखते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण में मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह नजर आया। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारों में लगकर लोगों ने वोट डाले। युवाओं के साथ ही बुजुर्गों और दिव्यांगों ने भी मताधिकार का इस्तेमाल किया। पहली बार वोट डालने वाले युवाओं में भी अलग ही उमंग और उत्साह देखने को मिला। लोकतंत्र के इस पर्व में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मैं 18+ हो गई, एडल्ट हो गई हूँ। मुझे अपना नेता खुद चुनने का अवसर मिला है। फर्स्ट टाइम वोट की हूँ। जो भ्रष्टाचारी से परे हो और देश को प्राथमिकता दे, जो अच्छी शिक्षा और सारे बच्चों का विकास अच्छे से हो सके। कड़ी सुरक्षा के बीच नक्सल प्रभावित इलाकों में भी लोगों ने बड़ी संख्या में मतदान किया। नक्सलियों की पूर्व महिला कमांडर सुमित्रा साहू ने भी लोकतंत्र में आस्था व्यक्त करते हुए वोट डाला। आत्मसमर्पण के बाद सुमित्रा साहू आरक्षक बन अब नक्सलियों से लोहा ले रही हैं। इस बार नक्सल प्रभावित बस्तर क्षेत्र के 120 गांव के मतदाताओं ने आजादी के बाद पहली बार अपने ही गांव में मतदान किया। सुकमा के नक्सल प्रभावित कारीगुंडम इलाके में भी 23 साल बाद वोट डाले गए। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण में आम लोगों के साथ ही खास लोगों ने भी मतदान में हिस्सा लिया। तो छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री और कांग्रेस उम्मीदवार कवासी लखमा ने सुकमा में वोट डाला। इनके अलावा नारायणपुर से भाजपा उम्मीदवार केदार कश्यप ने भी मतदान किया। पहले चरण के मतदान के साथ ही 223 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। लेकिन जीत को लेकर पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। 100% विश्वास मुझको है कि भारतीय जनता पार्टी प्रथम चरण में बस्तर और राजनांदगांव को मिला दे तो 20 सीटों के साथ हम पहले चरण में ही बहुमत की दिशा में आगे बढ़ेंगे और 14 से 15 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पहले चरण में और दोनों चरण मिला के स्पष्ट बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बने। इससे लोग प्रभावित हैं और इसी कारण से मतदान का प्रतिशत भी बढ़ेगा और फर्स्ट टाइम वोटर भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। तो इसमें हमारी जो सीट है वो 18 या 19, धोखे से 1 सीट कहीं भाजपा आ जाए। पहले चरण में जिन 20 सीटों पर वोटिंग हुई उनमें 12 सीटें बस्तर संभाग की हैं और 8 सीटें दुर्ग संभाग की हैं। दूसरे चरण में 70 सीटों पर 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। चुनाव का नतीजा इस बात पर निर्भर करेगा कि जनता किसके वादों पर भरोसा करती है और किसके वादे उसे ज्यादा लुभाते हैं। बस्तर से सोमेश पटेल और राजनांदगांव से अश्विनी मिश्र और मनोज सोनानी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो दोनों ही पार्टियों का आपने सुना। बीजेपी की तरफ से जहां डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि इस पहले चरण में ही 20 सीटों पर जो चुनाव हुए हैं आज, उसमें से 14 से 15 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही है। बीजेपी स्पष्ट तौर पर इस चुनाव को जीतेगी। वहीं कांग्रेस के तरफ से भूपेश बघेल का आपने सुना, वो कह रहे हैं कि 1 आध सीट अगर बीजेपी के खाते में चला जाए तो चला जाए, लेकिन 18 से 19 सीटें फर्स्ट फेज में वो कांग्रेस के खाते में जा रही है। बहरहाल क्या कुछ नतीजे सामने आएंगे वो तो बाद की बात है। लेकिन इस सब के बीच छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में लोगों ने आज बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। लोकतंत्र के इस महापर्व में हमारे सहयोगी अश्विनी मिश्र ने राजनांदगांव के मतदाताओं से विभिन्न मुद्दों पर वोट करने को लेकर उनकी राय जानने की कोशिश की। आइए देखते हैं।
छत्तीसगढ़ में प्रथम चरण में 20 सीटों पर मतदान आज संपन्न हो गया। 10 सीटों पर सुबह 7 बजे से लेकर 3 बजे तक मतदान हुआ, जो कि अक्सर सीटें नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की थी। इन नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में निर्विघ्न छुटपुट घटनाओं को छोड़कर, एक का दुक्का एक दो घटनाओं को छोड़कर पूरी तरीके से मतदान निर्विघ्न संपन्न हुआ। 7 बजे से लेकर 3 बजे तक बस्तर संभाग की सभी सीटों पर लोगों की लंबी कतारें देखी गई और कुछ स्थानों पर तो 3 बजे के बाद भी मतदाताओं की लंबी कतार देखने को मिली। लोग अपने संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करते हुए दिखे। बस्तर क्षेत्र की अगर प्रमुख सीटों की बात करें तो इनमें जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र थे उनमें केशकाल, कोंडागांव, कांकेर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, भानुप्रतापपुर, कोंटा और इन सब सीटों पर मतदान की समय सीमा 3 बजे समाप्त हुई और बड़ी संख्या में लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। राजनांदगांव, खुज्जी, पंडरिया और इसके अलावा डोंगरगांव, डोंगरगढ़, ये सब ऐसे क्षेत्र रहे जहां पर मतदान 8 बजे से लेकर 5 बजे तक चला। जगदलपुर, बस्तर और चित्रकूट में भी मतदान 5 बजे तक चला और बड़ी संख्या में लोगों ने उत्साह में हिस्सा लिया। अपने इस लोकतंत्र के महापर्व में लोगों ने शिरकत की। चुनाव आयोग के द्वारा और सुरक्षा और प्रशासन के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए थे। अनेक नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में त्रिस्तरीय 600 से ज़्यादा बूथों पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान में शिरकत कर सके, वहां पर उसके लिए मतदान केंद्रों पर इस तरीके से सेल्फी पॉइंट बनाए गए जहां पर युवाओं में खासा उत्साह देखा गया, वो सेल्फी लेते हुए दिखे। चिन्हारी लोकतंत्र के मोर वोट मोर जिम्मेदारी कहा गया, एक निशान मोर राष्ट्र निर्माण की ओर, यानी कि वही संवैधानिक ताकत है जो कि राष्ट्र निर्माण में लोगों को प्रेरित करती है। बड़ी संख्या में लोग जब मतदान केंद्रों की तरफ आए तो हमने उनसे जानने की कोशिश की कि क्या कुछ मुद्दे रहे लोगों के मन में, क्या सोचकर उन्होंने मतदान किया। बगैर किसी राजनीतिक दल का नाम लिए, प्रत्याशी का नाम लिए, आप ये बताएं कि क्या आप लोग सोचकर ज्यादा से ज्यादा वोट देने के लिए घरों से निकले? मतलब अपना अधिकार है, मत देश का विकास होना चाहिए और वो मतलब जो नेता हो वो अच्छा हो भाई, सब तरफ से। हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसको उपयोग करना चाहिए और हम लोग इसके लिए बहुत उत्साहित थे। देखिए, आधी आबादी सबसे ज्यादा उत्साहित है। महिलाएं, माताएं जो है घरों की जिम्मेदारियां, परिवार की जिम्मेदारियां उसको भी निभाते हुए लोकतंत्र की अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी को किस तरीके से निभा रही हैं। लोगों में जबरदस्त उत्साह देखा गया। बेटा आप बताओ कि देखा हमने यहाँ पे बड़ी तादाद में लोग पहुंचे हैं, क्या कुछ मन में रहा? हम लोग सिर्फ यही चाहते थे कि हम लोग अपना वोट दे, जागरूकता फैलाए। हम लोग के अंदर बहुत जोश है, हम चाहते हैं कि देश में तरक्की हो, हमें अच्छे से अच्छा नेता मिले जो हमारे युवाओं के लिए हमारा काम करे। हाँ जी, लोगों के मन में विकास की दरकार है, लोगों के मन में अभिलाषा है कि ऐसे लोग प्रत्याशी आए जो क्षेत्र के लिए विकास का कार्य करें। आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं? हाँ, फर्स्ट टाइम वोटर। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, पहली बार मैं वोट दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये भी पहली बार लगा कि आपको निर्णय लेने का भी अधिकार मिला है अपने मनपसंद? बहुत अच्छा लगा वोट देके, फर्स्ट टाइम में बहुत मजा आया। देखिए कितने उत्साहित हैं लोग, फर्स्ट टाइम वोटर्स कुछ ज्यादा ही खास उत्साहित हैं। चाहे चुनाव आयोग के प्रयास हो या फिर स्थानीय प्रशासन और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने की प्रक्रिया, पूरी तरीके से ये स्पष्ट करते हैं कि लोगों ने बेहद भयमुक्त वातावरण में पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग किया। पूरे शांति से पूरे क्षेत्र में मतदान हुआ। कितनी बड़ी उपलब्धि आपको दिखती है? ये जो मतदान हुआ है ये हमारे पूरे छत्तीसगढ़ के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं, जो आने वाले विकास की एक नदियाँ बहेगी और सरकार जो है जो हर श्रेणी के लोगों के लिए काम करेगा। हमारे युवा साथी आज देख रहे हैं, बहुत उत्साहित हैं कि अपने मतों का और सही जगह पर अपना दे रहे हैं। जी, तो आप देख सकते हैं कि कितने लोग उत्साहित हैं और जबरदस्त तरीके से इस महापर्व में हिस्सा ले रहे हैं। मतदान की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद भी लोग सेल्फी पॉइंट या फिर मतदान केंद्रों के पास जमे हुए हैं, क्योंकि उनमें जबरदस्त उत्साह है, क्योंकि ये मानते हैं कि जीत चाहे जिस प्रत्याशी की हो, जीत चाहे जिस राजनीतिक दल की हो, लेकिन मजबूत वो देश के लोकतंत्र को कर रहे हैं। कैमरा पर्सन उत्तम सिंह के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। तो ये तो वोटरों में उत्साह आपने देखा। और इस सब के बीच छत्तीसगढ़ में पहले चरण की फर्स्ट फेज की 20 सीटों पर आज मतदान संपन्न हो गया है। छत्तीसगढ़ के घोर नक्सल प्रभावित कोंडागांव जिले के कुकताहा गांव में डीडी न्यूज की टीम पहुंची। गांव में 234 मतदाता हैं, जिसमें 114 पुरुष और 123 महिला वोटर्स हैं। ये गांव नक्सल प्रभावित इलाके में पड़ता है। यहां IRG के फोर्स की तैनाती की गई थी।
मतदान केंद्र में डीडी न्यूज से बातचीत में लोगों ने बताया कि पिछले 5 साल में इलाके में कोई भी विकास का काम नहीं हुआ है। ना सड़क बनी, ना अस्पताल बना। कभी गांव में किसी की तबीयत खराब हो गई तो आज भी उन्हें इलाज करवाने के लिए पैदल चलकर सफर करना पड़ता है। आइए सुनते हैं। हम इस वक्त कोंडा जिले के कोकड़े ढा गांव में हैं, जहां पर लोग यहां पर मतदान करने के लिए पहुंचे हुए हैं और यहां पर देखिए चप्पे चप्पे पर जवान यहां पर मौजूद हैं जो मतदान कराने के लिए यहां पर पहुंचे हुए हैं। कुछ यहां पर लोग हैं जिन्होंने मतदान कर दिया है, उनसे बातचीत करेंगे कि मतदान किए हैं और किस तरह का प्रत्याशी चाह रहे हैं। यहाँ की समस्या तो कोई भी पार्टी आए सर, उससे हमारा मतलब नहीं, हमको विकास चाहिए। इस अंदरूनी एरिया है, कोंडागांव जिले की अंतिम छोर है और यहाँ हमारी सबसे समस्या है रोड। हमको विकास की गति प्रगति ले जाने के लिए हमको रोड चाहिए। कोई भी सरकार आए हमको विकास की ओर आगे बढ़ाने का कोशिश करना चाहिए और सरकार को सुनना चाहिए। हमारी जो समस्याएं हैं उनको सफल करना चाहिए। बताइए कैसा प्रत्याशी चाह रहे हैं? रोड अगला ठीक नहीं है सर, और हमारे गांव में हॉस्पिटल भी नहीं है। बहुत दूर केस काल ले जा रहे हैं, कोई लोग कांकेर, कोई लोग खाले मोरवेन, तो दूर हो रहा है सर, इसलिए हम लोग हॉस्पिटल चाहिए। किसी का इमरजेंसी में तबीयत खराब हुई होता है सर, तो दूर ले जाना पड़ता है। नेता ऐसा चाहिए कि जो अपनी बात को जो वहाँ ले जाके हम लोग ये करते हैं तो उस बात को वो ध्यान में रखते हुए वो काम होना चाहिए, ऐसा नेता हम लोग चाहते हैं। चूंकि यह इलाका नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और यहाँ पर मतदान कराना अपने आप में चुनौती है। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, बस्तर। और आज पहले चरण का चुनाव संपन्न हुआ है। 20 सीटों पर चुनाव हुए हैं छत्तीसगढ़ में और हमारे 2 सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो पर इस वक्त बने हुए हैं। हमारे साथ छत्तीसगढ़ के कांकेर से इस वक्त सोमेश पटेल है, आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पे, और साथ ही साथ राजनांदगांव से हमारे साथ हमारे सहयोगी अश्विनी मिश्र भी जुड़े हुए हैं। हम सबसे पहले रुख करेंगे कांकेर का। सोमेश पटेल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोमेश, आपका स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। और सबसे पहले तो यही सवाल, जैसा कि आपने सुनाया भी वहाँ के लोगों की जो प्रतिक्रिया थी और हमने स्टोरी में भी कहा कि न सड़क है इतने सालों के बाद भी, न शिक्षा की व्यवस्था है, न अस्पताल की व्यवस्था है। ऐसे में आज का मतदान, और जैसा कि हमने कहा कि जो 3 बजे तक का जो हमारे पास डेटा आया है सोमेश, उसमें कांकेर में 68% मतदान दर्ज किया गया है। इस वोटिंग परसेंटेज के लिहाज से 68%, उसमें कुछ इजाफा भी होगा चूंकि ये 3 बजे तक का है। ऐसे में इस फिगर को 70-72% तक पे भी हम देख सकते हैं। क्या कुछ संकेत दे रहे हैं ये फिगर्स 70% से अगर ऊपर चला जाता है तो, और किस तरह का आज कांकेर में चुनाव रहा? छत्तीसगढ़ के पहले चरण का मतदान आज खत्म हो गया। बस्तर में 20 सीटों पर मतदान होना है और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में, अगर मैं मुख्य निर्वाचन कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार दोपहर 3 बजे तक औसत अनुमानित मतदान प्रतिशत 60% रहा। उत्तर बस्तर कांकेर के अंतरगढ़ में 65% रहा, कांकेर में 68% रहा, भानु प्रतापपुर में 68% रहा, कबीरधाम कवर्धा में 41% रहा, पंडरिया में 60% रहा, खैरागढ़ में 64% रहा, नारायणपुर में 53% रहा और बीजापुर में 30% रहा। माने जो बीजापुर है नक्सल प्रभावित क्षेत्र इलाका है, यहाँ पर सबसे कम मतदान हुआ है क्योंकि इस इलाके में नक्सलियों की एक दहशत थी। मैंने पहले ही बताया था कि ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ पर जो मतदाता मतदान करने के लिए आ रहे थे अपने हाथों में स्याही नहीं लगा रहे थे। उन्हें एक डर था, एक दहशत था कि उनके साथ कोई घटना हो सकती है। लेकिन यहाँ पर मौजूद जो जवान है, सीआरपीएफ के जवान है, डीआरजी के जवान की मदद से यहाँ पर मतदान कराया गया। दूसरी बात, कांकेर की बात करूं तो कांकेर के कोंडागांव जिले की बात करूं तो ग्रामीणों ने हमसे बातचीत में बताया कि पिछले 5 सालों पे यहाँ पर विकास नहीं हुआ है। ना उन्हें सड़क मिला है, ना बिजली मिला है, ना उन्हें अस्पताल मिला है। स्थानीय महिलाओं का कहना है कि उन्हें इलाज करवाने के लिए कई किलोमीटर का सफर करना पड़ता है। स्थानीय प्रशासन की बात भी कही कि स्थानीय प्रशासन के तमाम आला अधिकारी यहाँ पर पहुंचते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, मगर आज तक उनकी समस्या सुनने वाला कोई नहीं है। उन्होंने एक बात और भी कहा है कि हम ऐसा प्रत्याशी चाह रहे हैं कि जो हमारे क्षेत्र का विकास कर चुके। बस्तर में
धर्मांतरण एक सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। सोमेश, मैं आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि जो आप बात कह रहे हैं कि वहां पे इस तरह की समस्याएं, लेकिन उसके उलट वहां के जो कांग्रेस नेता भूपेश बघेल है वो कह रहे हैं कि इस फर्स्ट फेज में हम तो 18 से 19 सीटें जीत कर आएंगे, ये उनका आत्मविश्वास कह रहा है। लेकिन इस सब के बीच स्थिति और क्या है राजनांदगांव में? हमारे साथ हमारे सहयोगी अश्विनी मिश्र वहां से लगातार जुड़े हुए हैं और रिपोर्टिंग आज दिन भर वो किए हैं। अश्विनी, आपका भी स्वागत है। और जैसा कि हमने कहा कि कांकेर में आज 68% मतदान दर्ज किया गया और राजनांदगांव की बात की जाए तो दोपहर के 3 बजे तक 62% वहां पे मतदान दर्ज किया गया है। और ये जो गढ़ है वो बीजेपी का गढ़ रहा है और खासकर जो फॉर्मर सीएम डॉक्टर रमन सिंह उनका गढ़ रहा है। उनके गढ़ में इस बार का चुनाव फर्स्ट फेज का आपकी नज़र में कैसे विश्लेषण कीजिएगा? असीम, अगर देखें तो 5 बज चुके हैं, लेकिन हम जरूर दिखाएंगे लोकतंत्र के इस महोत्सव में लोगों की भागीदारी का, उत्साह का ये प्रमाण है कि अभी भी लोग कतारों में लगे हुए हैं। कमरे के बाहर की ये कतार, इसके अलावा कमरे में भी अभी मतदान के लिए लोग मौजूद हैं। 5 बजे तक चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार जो भी लोग पहुंच जाते हैं उनको मतदान करने का अधिकार होता है। तो आप देख सकते हैं कि अगर 5 बजे के बाद राजनांदगांव के एक बूथ पर इस तरीके की स्थिति है तो समूचे वो क्षेत्र जहां पर 5 बजे तक 10 सीटों पर मतदान होना, वहां पर भी अभी मतदान बहुत सारी सीटों पर हो चुका होगा, लेकिन कमोपेश चल रहा होगा। इसके बाद मतपेटियां कंट्रोल रूम के लिए जाएंगी, ईवीएम कंट्रोल रूम के लिए जाएगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये कहानी बयां करती है कि किस तरीके से लोगों का उत्साह रहा है पहले चरण के मतदान में। चुनौतियां थी, जैसा कि अभी आप खुद ही जिक्र कर रहे थे, लेकिन 68%, 69% वोट 3 बजे तक पड़ना, जो कि अनंतिम है अभी, वो और भी उसमें आंकड़े आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर स्थिति अगर आप समझ रहे हैं कि कांकेर में, भानु प्रतापपुर में, कोंडागांव में, इन सब क्षेत्रों में मतदान का प्रतिशत ये है, तो निश्चित तरीके से कि भयमुक्त वातावरण में लोगों ने अपने मताधिकार का, संवैधानिक अधिकार का बढ़ चढ़ कर प्रयोग किया है। और वो पहले चरण का ये उत्साह बताता है कि दूसरे चरण में और ज़्यादा मतदान होगा, क्योंकि पिछली बार की अगर सीटों को देखें तो तकरीबन 76% से ज़्यादा मतदान विधानसभा चुनाव में हुए थे। अभी अंतिम आंकड़े हैं, 5 बजे के बाद यहाँ के भी आंकड़े जारी होंगे और आधिकारिक रूप से जो चुनाव आयोग की प्रेस वार्ता होगी हम कंफर्म कर पाएंगे कितना मत प्रतिशत रहा। लेकिन उत्साह जबरदस्त रहा, सुबह 8 बजे से तांता लगा रहा है इन सारे बूथ पर। यही हाल राजनांदगांव का रहा, यही हाल डोंगरगढ़ का रहा, यही हाल डोंगरगांव का रहा। यहाँ से आगे अगर देखें तो खुज्जी में, इन सब क्षेत्रों में जिन 10 सीटों पर 5 बजे तक मतदान रहा, अभी भी कतारें लगी रही देर शाम तक, मतदान समाप्त होने के समय तक। बिल्कुल। बात अगर प्रत्याशियों की करें, बात अगर दावों प्रतिदावों की करें, तो सच्चाई यही है कि दोनों राजनीतिक दलों के ने शासन किया, लेकिन अभी भी ग्रामीण इलाके जो है, जो ग्रामीण अंचल है, वो छत्तीसगढ़ के, चाहे वो बस्तर संभाग के हो, चाहे वो दुर्ग संभाग के हो, चाहे वो सरगुजा संभाग के हो, या फिर आने वाले अन्य क्षेत्रों की हम बात करें, अभी भी विकास का वो अनुपात नहीं पहुंचा है जो कमोबेश यहाँ के शहरों में पहुंचा है। तो लोगों के लिए भारतीय लोकतंत्र के जो मूलभूत बिंदु है, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब अभी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य खस्ता हाल है, शिक्षा खस्ता हाल है, और ये बहुत दुख की बात है स्थितियां बेहद खराब है कि लोकतंत्र में इतने सालों के बाद भी जो विकास की जो बुनियादी चीजें हैं वो वहां तक नहीं पहुंच पाई हैं अश्विनी। और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इसलिए भी ये जो इस तरह के लोकतंत्र में जो मतदान होते हैं, जो लोग जाते हैं, वो इसलिए भी जाते हैं कि जो उनकी बेसिक चीज़ें, बेसिक नीड्स हैं, वो पॉलिटिकल पार्टीज वो फुलफिल करने का काम करें। लेकिन वो भी बीते 5 सालों में वहाँ पे कोई काम नहीं हुआ है। ये बातें वहाँ के लोगों का, वहाँ की मतदाताओं का कहना है। बढ़ेंगे आगे, चूंकि मिजोरम में भी आज चुनाव हुए, तो पहाड़ी राज्य मिजोरम में नई सरकार चुनने के लिए आज मतदान हुआ। इस चुनाव में मिजो नेशनल फ्रंट जहां अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए चुनावी मैदान में है, तो वहीं जोरम पीपुल्स मूवमेंट, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस मौजूदा सरकार को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने के लिए चुनाव लड़ रही है। इस रिपोर्ट को देखते हैं पहले। मिजोरम विधानसभा चुनाव की सभी 40 सीटों पर मतदाताओं ने बड़ी संख्या में वोट डाले। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लोग अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। 18 साल के युवाओं से लेकर 101 साल के बुजुर्ग ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। चंफाई दक्षिण में 101 साल के बुजुर्ग पुरुआल्ह नुडाला ने अपनी पत्नी के साथ वोट डाला, तो 96 साल के दिव्यांग पू जदावला ने आइजोल में वोट डाला। पहली बार वोट डालने वाले युवाओं में अलग ही उत्साह नजर आया। वहीं लोकतंत्र के इस पर्व में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। It's my first time voting and my voting experience was quite good. So I just want from the government to make the roads
so clear so that there will be no any problems. The transportation to be more better than this, and I expected from this new government to do that. मिजोरम विधानसभा चुनाव में आम लोगों के साथ ही खास लोगों ने भी मतदान किया। मिजोरम के राज्यपाल हरिबाबू कंभमपति ने आइजोल दक्षिण द्वितीय क्षेत्र में एक मतदान केंद्र पर वोट डाला, तो मुख्यमंत्री जोरमथांगा ने आइजोल उत्तर द्वितीय विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। मिजोरम कांग्रेस प्रमुख लाल सावता ने आइजोल के मिशन वेंग थलांग में और जेडएमपी के कार्यकारी अध्यक्ष के सबडांगा ने भी मतदान में हिस्सा लिया। मिजोरम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पूरे राज्य में मतदान शांतिपूर्ण रहा। जितने भी वोटर्स हैं वो भारी संख्या में वोट देने के लिए आए हैं, उनका उत्साह देखने लायक है और ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि हमने जो अपनी स्वीप स्ट्रैटेजी थी इस तरह से डिज़ाइन की थी कि जो अलग अलग एज ग्रुप्स के वोटर्स हैं उनको हम स्पेसिफिकली उनकी पसंद से हम टारगेट कर पाएं। मिजोरम की सभी 40 सीटों पर मतदान के साथ ही 174 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो गया, लेकिन जीत को लेकर पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। They had the 2 terms, 10 years. But anyhow, this is not the most important. The most important is how you perform during your government. So during this, even in the COVID period, we have performed very well, and I believe that people appreciated it, and we shall be able to form the government. From the movement of the people, the same government will not come again, because anti-incumbency wave is very much at this time. मिजोरम में सत्तारूढ़ मिजो नेशनल फ्रंट, जोरम पीपल मूवमेंट, कांग्रेस और भाजपा के बीच मुकाबले की उम्मीद है, लेकिन जनता किसे जनादेश देगी इसके लिए 3 दिसंबर का इंतजार करना होगा, जब नतीजों का ऐलान होगा। आइजोल से विक्रमजीत सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो शाम 4 बजे तक था वहां पे मतदान का टाइमिंग। मिजोरम में मतदान पूरा हो चुका है। आइए देखते हैं कि मिजोरम के जो सियासी समीकरण क्या कुछ हैं। हमारे सहयोगी विक्रमजीत सिंह ने क्या कुछ एनालिसिस वो बता रहे हैं, इस पर निगाह डालते हैं। मिजोरम का मतदान आज खत्म हो गया है। तमाम राजनीतिक दलों के द्वारा अपनी अपनी सरकार बनाने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन उनके दावों में कितनी सच्चाई होगी ये तो 3 तारीख को ही पता चल पाएगा। लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान सभी राजनीतिक दलों के द्वारा जनता को लुभाने के लिए तमाम वादे किए गए, चाहे वो राष्ट्रीय दल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी हो या एमएनएफ या जेडपीएम जैसे स्टेट की पार्टियां हो। तमाम राजनीतिक दलों के द्वारा वोटरों तक पहुंचा गया है, उनके साथ बात की गई है, उनको अपनी तरफ आकर्षित करने के तमाम प्रयास किए गए हैं। केंद्र की तरफ से जो राजनीतिक पार्टी है उनके नेता भी यहाँ पर आए, उनके द्वारा राजनीतिक रैलियां भी की गई हैं वोटरों को आकर्षित करने के लिए। अपनी योजनाएं भी बताई गई हैं कि अगर उनकी सरकार बनती है तो क्या होगा। वहीं जो स्थानीय पार्टियां हैं एमएनएफ और जेडपीएम, उनके द्वारा भी अपने आप को स्थानीय और लोकल बताते हुए लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए किस प्रकार के उनके प्रयास हो सकते हैं इसका जिक्र भी किया गया है। हालांकि जिस प्रकार के राजनीतिक अगर पंडितों की बात की जाए और पिछले अगर चुनावी नतीजों की बात की जाए तो मुख्य मुकाबला जेडपीएम और एमएनएफ के बीच ही है। लेकिन पोलिंग परसेंटेज की बात की जाए तो जेडपीएम कितना पोलिंग परसेंटेज को लेकर जंप करता है और कितना कांग्रेस का वोट पोलिंग परसेंटेज खाता है, ये देखने वाली बात हुई। क्योंकि अगर सीटों के हिसाब की बात की जाए तो पिछली बार कांग्रेस सीटों के हिसाब से तीसरे नंबर पर थी, लेकिन मत प्रतिशत के हिसाब से दूसरे नंबर पर थी। तो ऐसे में देखना होगा कि जेडपीएम की अगर सत्ता में आने के दावे कर रही है तो उनके पोलिंग परसेंटेज में कितना उछाल आता है। और यहां तक अगर एमएनएफ की अगर बात की जाए तो उनके कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर वो जनता के बीच गए हैं और अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। हालांकि दावे और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला अब मिजोरम में खत्म हो गया है और अब 3 तारीख को देखना होगा कि जनता ने राज्य की कमान किसे सौंपी है। कैमरामैन ललित कुमार के साथ विक्रमजीत सिंह, डीडी न्यूज, आइजोल।
तो जैसा कि हमारे सहयोगी विक्रम बता रहे थे कि 2018 में ललथन हवला जो कि कांग्रेस के थे, उनको हराकर मिजो नेशनल फ्रंट है वहाँ पे सत्ता में वो आई थी पार्टी। और उसके बाद से जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो मुख्य मुकाबला है वो मिजो नेशनल फ्रंट और जो दूसरी नई पार्टी है जोरम पीपुल्स मूवमेंट, उनके बीच माना जा रहा है। लेकिन क्या कुछ इसके नतीजे आएंगे वो तो हमें उसके लिए इंतजार 3 दिसंबर को करना होगा। लेकिन इस सब के बीच चुनाव आज संपन्न हो गया है। वहाँ जो लोग मतदाता जिन्होंने आज मतदान में पार्टिसिपेट किया, अपने मताधिकार का प्रयोग किया, वो क्या कह रहे हैं, उनके मन में क्या कुछ था, इस पर सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं लोग। For Mizoram as a whole will be, first of all, will be development. Second will be anti-corruption. And third will be anti-incumbency. That's what I think. We need improvement in the new government. And corruption, as you say, yes, corruption exists, but we know that the youth of Mizoram are fighting against it. And now it's the youth votes that will decide, that will be the deciding factor. Oh, the main issue is for development. The main issue is that corruption. Corruption is the main issue that people are talking about these days. And we are talking about governance, which will be able to deal with those corrupted individuals. So I think that can be the main issue that we are talking about these days. Yeah, I'm pretty excited because it's my duty as a citizen, so it's pretty exciting to fulfill my duty for the first time. The issue is, as a able citizen, to be a good citizen, we have to cast our vote. That's the main thing. So, besides that one, to make the country as well as the state and to elect the able politician, we have to cast our vote. That's the main purpose. This will be my first time, so I'm very excited. Issues here in Mizoram, the corruption is the issue. So the corruption-free party, I will vote the free party in my opinion. So I will vote them. तो मिजोरम पहाड़ी राज्य और आपने देखा कि 6-7 बाइट्स में से लगभग 4-5 लोगों ने जो सबसे बड़ा इशू बताया वो करप्शन को बताया, भ्रष्टाचार को बताया। हमारे सहयोगी विक्रमजीत सिंह इस वक्त ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं, आइजोल में इस वक्त मौजूद हैं। विक्रम, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और जैसा कि आपने वहाँ बाइट्स ली, उसमें से 50% से ज़्यादा लोगों ने जिस बड़े इशू को फ्लैग किया वो था करप्शन का इशू। क्या लगता है कि इस बार के चुनाव में करप्शन का इशू मिजो नेशनल फ्रंट के लिए, एक तो कुछ लोगों ने कहा कि एंटी इनकम्बेंसी भी है, ये करप्शन और एंटी इनकम्बेंसी मिलकर ये परेशानी का सबब बन सकता है मिजो नेशनल फ्रंट के लिए? देखिए, मिजो नेशनल फ्रंट की जो समस्याएं थी वो तब शुरू हुई जब उन्होंने एनडीए से गठबंधन तोड़ा। बायोमेट्रिक का मामला था और जिसको लेकर कि गृह मंत्रालय की तरफ से ये कहा गया कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं, म्यांमार से लोग आ रहे हैं, उनकी एक बायोमेट्रिक की जाए, एक पहचान पत्र किया जाए, जिसको लेकर एमएनएफ ने मना किया और उसके बाद वो एनडीए से बाहर हो गया। और उसके बाद जिस प्रकार का यहाँ पर एक माहौल बना और लगातार जो है, चाहे कोरोना काल हो या उसके बाद का समय हो, जिस प्रकार के करप्शन आरोप, हालांकि जो जोरामथांगा है उन्होंने साफ तौर पर इस प्रकार के किसी भी प्रकार के करप्शन के आरोपों को मना किया, लेकिन चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या जेडपीएम हो, इन दोनों ही पार्टियों की तरफ से ये मुद्दा उठाया गया और कहा गया। बीजेपी ने तो साफ तौर पर अपने मैनिफेस्टो में इसको लेकर जांच की बात भी की और इकोनॉमिक जो स्थिति है उसको लेकर एक, अगर सरकार बीजेपी की बनती है, उन्होंने साफ तौर पर मैनिफेस्टो में कहा कि एक श्वेत पत्र भी लेकर आएंगे। तो कहीं ना कहीं पर पैसे के मामले को लेकर जो है एक बड़ा इशू जो है यहाँ पर बना है, चाहे वो करप्शन का मामला हो या फिर पैसे की फंडिंग का मामला। बीजेपी की तरफ से जो है केंद्र की तरफ से फंडिंग जो है प्रदेश को देने की बात भी की गई है। देखिए, एक चीज जो मैं आपको एक वर्गीकरण बताना चाहूंगा कि हम इस समय आइजोल जिले में हैं। आइजोल जिला जो है एक शहरी क्षेत्र है, कुल 8.5 लाख वोटर जो है पूरे प्रदेश भर में है, लेकिन उसमें से 2.25 लाख के करीब जो है वोटर
वोटर केवल इसी जिले में है, यानी कि बाकी के तकरीबन 5 लाख के करीब वोटर जो है बाकी के 10 जिलों में है। तो ऐसे में जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो विकास है आइजोल का, क्योंकि शहरी क्षेत्र है, तो यही हुआ है। और बीजेपी और तमाम अन्य दलों ने इस बात को समझा है और बीजेपी की तरफ से ये कहा गया कि किसान निधि है जो कि 6,000 रुपया क्वार्टरली दिया जाता है उसको बढ़ाया जाएगा, किसानों के विकास की बात की, बैम्बू बोर्ड बनाने की बात की गई। तो इस तरह की बातें जो है विकास की जो किसानों की और ग्रामीण क्षेत्र के विकास की बात पर ध्यान जो है मैनिफेस्टो में दिया गया। वहीं पर अगर ZPM की अगर बात की जाए तो उनकी तरफ से भी जो है इस शहरी क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं दिया गया, लेकिन ग्रामीण अंचल में उन्होंने जो है काफी इसके लिए प्रयास किए हैं। तो कांग्रेस भी जो है उन्होंने भी इसी प्रकार से जो है शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में अपना मिला जुला प्रभाव दिखाया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कि सभी राजनीतिक पार्टियों ने यह समझा है कि जिस प्रकार से यहाँ पर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में फर्क है, क्योंकि शहरी क्षेत्र का अधिक विकास हुआ है पिछले समय में और ग्रामीण क्षेत्र का विकास और उसके अलावा जो है अगर विकास हुआ है तो उसमें भी जो है करप्शन के चार्जेस लगे हैं। तो कहीं ना कहीं पर राजनीतिक दलों के लिए मुद्दा था और इसको मुद्दे को उन्होंने एक इश्यू बनाया और जनता के बीच लेके गए हैं। और इसलिए भी काफी दिलचस्प माना जा रहा है इस बार के चुनाव को, क्योंकि कहा जा रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबला होगा, क्योंकि MNF है, म्यूजो नेशनल फ्रंट है, ZPM है और जो कांग्रेस है उसकी तरफ से। तो ये जो पार्टियां हैं वो इस चुनाव को और भी दिलचस्प इस बार बना दी है। हम और भी जो फैक्टर्स हैं उस पर चर्चा करेंगे अपने सहयोगियों के साथ भी और विशेष मेहमानों के साथ भी, लेकिन उससे पहले रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए DD न्यूज। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद नया है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूं। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। तो आज 2 राज्यों में चुनाव जो है विधानसभा के चुनाव वो संपन्न हुए हैं। मिजोरम में हुए हैं आज 40 सीटों पर और छत्तीसगढ़ में फर्स्ट फेज में आज 20 सीटों पर चुनाव संपन्न हुए हैं। क्या कुछ इस फर्स्ट फेज में और पूरे जो चुनाव होने वाले हैं आने वाले चरणों में क्या कुछ मायने हैं दोनों राज्यों के, इस पर विस्तार से हम बातचीत करेंगे। और इस पर बातचीत करने के, इस पर चर्चा करने 2 बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ मिजोरम मामलों के और खासकर उत्तर पूर्व मामलों के जो राजनीतिक जानकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार दीपक दीवान जी इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं जगदीश उपासने जी को, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, और उनसे हम दोनों ही राज्यों में जो कुछ राजनीतिक हलचल है उस पर भी हम उनसे बातचीत करेंगे। शुरुआत दीपक जी मैं आपसे करना चाहूँगा। मिजोरम में एक ही चरण में आज सभी 40 सीटों पर मतदान संपन्न हो गया। 4 बजे तक का टाइम था, लेकिन जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे और ग्राउंड जीरो से जो लोग मतदान केंद्रों पर गए उनमें से जैसा कि हमने कहा कि मैक्सिमम ज़्यादातर लोगों का ये कहना था कि इस बार के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में करप्शन, भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आपकी नज़र में आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए, ये भ्रष्टाचार एक ऐसा इशू है जो हर इलेक्शन में, चाहे नॉर्थ ईस्ट की कोई भी सरकार हो, वहाँ ये इलेक्शन इशू बनता है। मिज़ोरम में भी इस बार बना, कोई इसमें हैरानी की बात नहीं है। पिछली बार भी बना था। पिछली बार MNF ने एलिगेशन लगाए थे कांग्रेस के खिलाफ कि वो करप्ट है। और ऐसे ही हर उत्तर पूर्व के कोई राज्य हो, वहाँ पे करप्शन का इशू बनता है हमेशा इलेक्शन के टाइम पे। तो ये बात ठीक है, इट कंसर्न्स पीपल, तो लोगों को इसका कंसर्न है, इसीलिए उन्होंने आपके रिपोर्टर को भी यही बोला। दूसरी बात है डेवलपमेंट। देखिए, पहाड़ में डेवलपमेंट जो है, इट इज़ द लाइफ लाइन फॉर द पीपल। उसके बिना चाहे सड़क हो या एयर कनेक्टिविटी हो या कम्युनिकेशन हो, कॉमर्स हो, ट्रेड हो, ये उस पर हर कोई चाहता है कि उनकी स्टेट, उनकी इंडिविजुअल आदमी अपना काम धाम बढ़ाए और आगे
संपन्न होकर रहे। तो पहाड़ी इलाके में ये जो डेवलपमेंट है ये बहुत ज़रूरी है और ये राउंड द क्लॉक प्रोसेस है। ये नहीं कि आपने एक बार सड़क बना दी अब भूल जाइए। आपने सड़क बनाई है, सड़क के साथ आपने वहाँ मार्केट डेवलप करनी है, आपने वहाँ पे इंस्टीट्यूशन डेवलप करने हैं, उसके साथ आपने कनेक्टिविटी देनी है। ये सब काम जो है लगातार चलना चाहिए। तो ये भी एक इशू है जो लोगों को दिखता है और इसीलिए वो डिमांड करते हैं। देखिए मिज़ोरम का आप अगर हिस्ट्री देखें, ये दो दशक तक 1960 से 86 तक वहाँ पे बहुत बुरा समय था जब वहाँ इंसर्जेंसी थी। आपको याद भी होगा, रिसेंटली प्रधानमंत्री जी ने बताया कि मिज़ोरम एक ऐसा प्रदेश है देश का जहाँ पे भारतीय वायुसेना ने 2 बम गिराए थे इंसर्जेंसी को कंट्रोल करने के लिए। तो 1986 के बाद जब ये शांति बहाल हुई है, अब जो जोरमथंगा हैं, जो अभी मुख्यमंत्री हैं, जो अभी प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर हैं, ये MNF पार्टी के अंडरग्राउंड लीडर थे उस टाइम। 1986 के बाद जब वो एग्रीमेंट साइन हुआ, उनके जो वरिष्ठ नेता थे लालडेंगा, उन्होंने साइन किया था। उसके बाद पहले लालडेंगा बने थे मुख्यमंत्री, उसके बाद उनकी डेथ के बाद जोरमथंगा फिर आगे आए। तो इनकी जो लड़ाई थी अपने राइट्स के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए, वो ही चल रही है। तो उसी को देखते हुए लोग इनको कहते हैं कि आपने तो हमें अंडरग्राउंड भी लोगों को बनाया इसलिए लड़ने के लिए, मगर अब आप करप्शन क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ा समस्या है। जिस मुद्दे को लेकर ये मिज़ो नेशनल फ्रंट दावा कर रही थी कि अगर हमें आप वोट देंगे, हमें आप सत्ता में लाएंगे, तो हम इस करप्शन को हटाएंगे, विकास का काम करेंगे, लेकिन वही सरकार उन्हीं के खिलाफ जो लोग ये बयान कर रहे हैं कि उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया, डेवलपमेंट का काम बहुत सारा बाकी है और करप्शन तो सबसे नंबर 1 पे इशू पे है। जगदीश सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। आपसे मैं मिज़ोरम पे एक छोटा सा कमेंट लूँगा, उसके बाद फिर छत्तीसगढ़ पे आऊँगा। मिज़ोरम में हम जानते हैं कि बीजेपी की अगर बात की जाए, 1 सीट पिछले चुनाव में आई थी। बीजेपी ये कह रही है कि देखिए हम किसी से बैड नहीं है, स्थितियां रिजल्ट के बाद जो भी होंगी हम MNF के साथ भी और ZPM के साथ भी गठबंधन के लिए तैयार हैं। लेकिन इन तमाम सियासी समीकरणों के बीच में मिज़ोरम की जनता ये सोच रही है कि सबसे बड़ा अगर इशू उनके सामने कोई है तो वो भ्रष्टाचार का मुद्दा है और डेवलपमेंट का भी मुद्दा है। आपकी प्रतिक्रिया सर? निश्चित रूप से जैसा अरुण जी ने कहा कि डेवलपमेंट और करप्शन इशू वहाँ रहे हैं उत्तर पूर्व के सभी राज्यों में, और उत्तर पूर्व के सभी राज्यों के लोग और ये चाहते हैं कि केंद्र की सरकार से उनके डेवलपमेंट के लिए उनको मदद मिलनी चाहिए। और मोदी जी ने जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी अपनी अपनाई हुई है उससे उनमें बड़ी आशा है। तो मैं समझता हूँ कि बीजेपी भले ही किसी के साथ भी गठबंधन इसलिए करने को तैयार हो जाती है ताकि वहां पर एक वो गुड गवर्नेंस प्रोवाइड कर सके और जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स केंद्र सरकार के और राज्यों के सहयोग से चल रहे हैं वो उत्तर पूर्व के राज्यों में भी चले। मिजोरम में भी यही आकांक्षाएं दिखती हैं और ज्यादातर वोटरों के आपने कोड दिखाए हैं जिन्होंने करप्शन पर ज्यादा बात की है। तो करप्शन तो वहाँ है और ये उसका परिणाम नतीजों में दिखने वाला है। डेवलपमेंट नहीं होना ये बहुत सीरियस बात है और ये भी वहाँ नतीजों में दिखने वाला है। तो मैं समझता हूँ कि दोनों ही जो क्षेत्रीय दल हैं बड़े वो चाहेंगे कि उनकी भाजपा के साथ कुछ जम जाए ताकि केंद्र से उनको मदद मिले और केंद्र की नीतियों को वो अपने राज्य में ठीक से लागू। आपके कहने का मतलब कि डबल इंजन की सरकार आ जाए। जी ठीक है। जगदीश सर, मैं अब छत्तीसगढ़ चुनाव पे आपका विश्लेषण चाहूँगा। आज फर्स्ट फेज में 20 सीटों पे चुनाव हुए हैं और हमने दोनों ही नेताओं के बयान दिखाए। हमने डॉक्टर रमन सिंह का बयान दिखाया, उन्होंने कहा कि देखिए हम 20 में से लगभग 14 से 15 सीटें जीतने के लिए हैं। उन्होंने कहा कि हमारा आत्मविश्वास है कि हम 14 से 15 सीटें जीत जाएंगे। वहीं कांग्रेस की तरफ से भूपेश बघेल का ये कहना था कि देखिए एक आध सीटों को छोड़ दिया जाए तो कम से कम 18 से 19 सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही हैं। आपका विश्लेषण फर्स्ट फेज के चुनाव को लेकर, आपका विश्लेषण? देखिए अभी स्थितियां पहले जैसी नहीं है। पहले जरूर ये लग रहा था शुरू में कि कांग्रेस बढ़त पर हैं और लेकिन उसके बाद अमित शाह जी 2 बार गए, प्रधानमंत्री 2 बार बस्तर गए। आज वो सरगुजा में थे जो आदिवासी अंचल है और पिछड़ों का इलाका है और आदिवासियों का इलाका है। तो बस्तर पर भाजपा ने अच्छा फोकस किया हुआ है, कांग्रेस ने भी अच्छा फोकस किया हुआ है। लेकिन जो डेवलपमेंट की बात लोग कर रहे हैं वहां से मतदाताओं को जिनको आपने कोट किया वो सारे बात डेवलपमेंट की, कहीं अस्पताल दूर ले जाना पड़ता है। आज भी ऐसी खबरें यहाँ छपती रहती हैं रायपुर में
कि 15-20 किलोमीटर दूर से ये पहली बार है कि निर्वाचन अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी यहाँ एक महिला IAS अफसर हैं जिन्होंने बस्तर में 100 गांव ऐसे हैं जिसमें पहली बार मतदान हो रहा है। देखिए ये बहुत बड़ी बात है नक्सल समस्या आने के बाद। और 35 बूथ ऐसे थे जिसमें महिला कमांडो, जो बस्तर कमांडो या दुर्गा कमांडो कहते हैं, उनको तैनात किया गया, इसलिए मतदान का प्रतिशत वहां बढ़ेगा। वहां 3 बजे तक मतदान था, 10 सीटें ऐसी थी जिनमें नक्सल प्रभावित इलाकों में। और सर 3 बजे तक के जो आंकड़े हैं उनमें ये दिखाया जा रहा है कि नक्सल प्रभावित इलाकों में 60% से ज्यादा का मतदान रिकॉर्ड किया गया है 3 बजे तक के आंकड़ों के हिसाब से। और इस वक्त प्रधानमंत्री एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए सीधे चुनावी रैली, रोड शो इस वक्त कर रहे हैं प्रधानमंत्री। आइए सीधे रुख करते हैं। तो ये आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो इस वक्त कर रहे हैं। और हम जानते हैं कि तेलंगाना में विधानसभा के चुनाव हैं और इन्हीं चुनावों को मद्देनजर रखते हुए उनका ये रोड शो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये आप तस्वीरें हैदराबाद में देख रहे हैं। हैदराबाद में वो चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं, रोड शो के ज़रिए इस वक्त वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं हैदराबाद में। और काफ़ी महत्वपूर्ण आंध्र प्रदेश में भी, खासकर तेलंगाना में ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण। जगदीश सर, अगर हम आपसे इस पे अगर मैं आपको प्रतिक्रिया चाहूँ कि जिस तरह से लगातार बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं का तेलंगाना का दौरा जो है वो जारी है, और इस वक्त हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि हैदराबाद में रोड शो कर रहे हैं प्रधानमंत्री। इस बार चूँकि बीजेपी की तरफ से ये बार बार कहा जा रहा है कि करप्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, भाई भतीजावाद वहाँ की राजनीति में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आपकी नज़र में तेलंगाना का चुनाव कितना महत्वपूर्ण? गृह मंत्री अमित शाह जी ने और प्रधानमंत्री मोदी ने परिवारवाद, खासतौर पे तेलंगाना में, और भ्रष्टाचार, ये दोनों पर जमकर प्रहार किया। जब इस बार भी उनकी जो सभा होगी उसमें आपको ये बातें सुनने को मिल सकती है। और दोनों नेताओं के और बड़े दूसरे नेताओं के, भाजपा के JP नड्डा अध्यक्ष भी वहां गए, 2 बार वो होकर आए हैं। तो जिन राज्यों पर उन्होंने फोकस किया है उनमें तेलंगाना बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। बीजेपी का बहुत कुछ वहां स्टेक पे लगा और बीजेपी ने युवा नेतृत्व को वहां आगे बढ़ाया हुआ है। केंद्रीय मंत्री कृष्णा रेड्डी वहां है ही। तो इसके अलावा भी और जो युवा नेता हैं उनको आगे बढ़ाया है। एक नेता का सस्पेंशन खत्म किया है जो और बहुत उग्र माने जाते थे। तो मैं समझता हूं कि भाजपा का बहुत कुछ तेलंगाना में दांव पर लगा है। हालांकि बहुत सी फ्रीवीज और तेलंगाना में वहां की सरकार ने और मुख्यमंत्री ने और घोषित की है, लेकिन करप्शन के मामले में यहाँ तक कि उनकी बेटी का नाम दिल्ली के शराब घोटाले के करप्शन में भी आ गया, उस पर भी पूछताछ हुई है। तो ये बातें असर करती हैं। लेकिन एक बात ये ध्यान रखनी चाहिए कि तेलंगाना में बहुत सा वोटर ऐसा है जो या तो अर्धशिक्षित है या गांवों में बसता है, तो उसको बहुत सी सुविधाएं जो नहीं मिलती थी अगर वो फ्री में मिलती है तो उसका भी उन पर असर होता है। लेकिन भाजपा ने कोई कसर नहीं छोड़ी और प्रधानमंत्री का जैसा स्वागत हम अब देख रहे हैं वैसा ही स्वागत पहले भी हुआ है। जहां जहां उनकी सभाएं हुई, अमित शाह जी का भी ऐसा ही स्वागत हुआ, JP नड्डा साहब का भी ऐसा ही स्वागत हुआ है। तो रिस्पांस बीजेपी को भी अच्छा है और मैं मानता हूं कि बीजेपी अपना सारा जोर वहां पर लगा रही है ताकि उनकी सीटें वहां बढ़ जाएं और अगर वो संभव हो तो उनकी सरकार बनने में वो कामयाब हो जाए। बिल्कुल, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण, आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं। हैदराबाद से ये तस्वीरें आ रही हैं और प्रधानमंत्री यहाँ LB स्टेडियम में BC आत्मा गौरव जनसभा को अब से कुछ ही देर के बाद संबोधित करने वाले हैं। और कहा जा रहा है कि ये जो कार्यक्रम होगा वो पिछड़े और दलित वर्ग के स्वाभिमान के लिए बीजेपी की ओर से आयोजित किया जा रहा है। इसमें एक्टर और जनसेना के प्रमुख पवन कल्याण भी मौजूद रहेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण ये भी बातें हैं कि चुनाव घोषणा से पहले PM का लगभग वो 2 बार तेलंगाना का दौरा कर चुके हैं और वो 1 अक्टूबर को महबूबनगर और 3 अक्टूबर को निज़ामाबाद में उन्होंने जनसभा की थी बीते दिनों। और कहा जाए तो बीते 38 दिनों में PM का ये तीसरा तेलंगाना का दौरा है। आप समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण तेलंगाना का दौरा लगातार बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से वहाँ किया जा रहा है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी कुछ दिनों पहले तेलंगाना में थे और उन्होंने जनसभा को संबोधित किया था। और उन्होंने अपने संबोधन में
अपने संबोधन में उन्होंने ये कहा था, अमित शाह जी ने, कि अगर राज्य में बीजेपी की सरकार इस बार बनती है तो पार्टी दलित और पिछड़े वर्ग से जो सीएम कैंडिडेट है वो बनाएगी। ऐसे में जगदीश सर, आपकी प्रतिक्रिया की ये अब साफ तौर पर बीजेपी का कहना कि अगर पार्टी जीतती है तो जो पिछड़े वर्ग से जो व्यक्ति होंगे उनको हम सीएम बनाएंगे, इससे कितना फायदा बीजेपी को पहुंच सकता है? बहुत ज्यादा फायदा पहुंच सकता है, पहुंचेगा, क्योंकि इंडी गठबंधन की तरफ से जातिगत जनगणना की बात हुई है। हर प्रदेश में कांग्रेस की सरकारों ने अपने घोषणा पत्र में उसको शामिल किया है। और हम मोटा मोटा सब जगह जानते हैं कि तेलंगाना में ओबीसी की बहुत बड़ी संख्या है, बहुसंख्यक होंगे वो। अगर उनका कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है तो तेलंगाना के लोगों के लिए अपीलिंग बात है, अपील करने वाली बात है, और इसका लाभ बीजेपी को जरूर मिलेगा। बीजेपी बिहार में भी ये सवाल उठा रही है, जहां अभी चुनाव तो नहीं हो रहे, लेकिन क्या ये जातिगत जनगणना का जो वादा कांग्रेस या इंडी गठबंधन के दल कर रहे हैं, ये उसका सटीक जवाब है कि जिनकी बहुसंख्या है क्या उनका मुख्यमंत्री बनाया जाए? ये बड़ी बात है। और जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उनमें भी जातिगत जनगणना कोई बहुत छत्तीसगढ़ में या मध्य प्रदेश में ये मुद्दा नहीं है, लेकिन जो तेलंगाना जैसे राज्य में ये मुद्दा जरूर हो सकता है, और मैं समझता हूँ कि उसका लाभ भाजपा को मिलेगा। और ऐसे में सर एक और मुद्दा जो पीएम ने उठाया था वो परिवारवाद का उठाया था। उन्होंने कहा था कि चाहे वो केसीआर की बात हो या फिर कांग्रेस की बात हो, दोनों ही फैमिली पार्टीज हैं और उनका एक ही फॉर्मूला है कि पार्टी ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली एंड फॉर द फैमिली। केसीआर तो खासतौर पे मतलब कांग्रेस की भी बात है, लेकिन केसीआर ने तो ओपनली सब चीजें की हुई हैं, अपनी बेटी को बढ़ाया है, अपने परिवार को बढ़ाया है, और सब पदों पर उनके घर के लोग हैं। जैसा हमने बिहार में देखा या जैसा हमने यूपी में देखा, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो उनके घर के लोग ही सब पदों पर, चाहे वो जिले का पद हो चाहे वो राज्य का पद हो, सब पदों पर उनके परिवार के लोग मिलते हैं। तो इसका लोगों में कोई अच्छा मैसेज, देखिए अभी माहौल बदल गया, पहले जैसा माहौल नहीं रहा कि लालू प्रसाद यादव ने अपने पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया है, मुलायम सिंह जी के परिवार के 18 लोग और विभिन्न पदों पर थे। वो माहौल नहीं है, क्योंकि युवा वोटर बड़ी संख्या में है, महिलाएं पढ़ी लिखी और उद्योग धंधे करने वाली, स्वावलंबी समूह चलाने वाली, उनको भी ये सब चीजें समझ में आती है और उसका असर हो रहा है। और अगर आप उस मेजॉरिटी को और नेतृत्व देते हैं राज्य का, तो उसका लाभ चुनाव में मिलता है। ऐसे में सर बहुत से लोग ये भी जानना चाह रहे हैं कि चूंकि दक्षिण भारत के राज्य जो औद्योगिक उत्पादन है उनमें वो काफ़ी अग्रणी राज्य रहे हैं, चाहे वो तेलंगाना की बात हो, तमिलनाडु की बात हो, केरला की बात हो, लेकिन वहाँ पे खासकर अगर मैं तेलंगाना की बात करूँ, केसीआर और केसीआर के आने के बाद से बीजेपी ये लगातार कह रही है कि जो विकास का जो पहिया था, जो विकास की गति जितनी होनी चाहिए थी, जितने पोटेंशियल है इन राज्यों में, खासकर तेलंगाना में, वो उसका फायदा तेलंगाना को नहीं मिला। हाँ, निश्चित रूप से देखिए, जब से केसीआर आए हैं उन्होंने और फ्री बीज पर, मुफ्त की चीजें बांटने पर और अपने परिवार को आगे बढ़ाने पर ज्यादा ध्यान दिया है। जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है और जो मिडिल लेवल के जो उद्योग हैं उनको बढ़ाने पर इसमें बहुत पोटेंशियल है। और देश भर में आप आंध्र का, तेलंगाना का सामान, खाने पीने से लेकर और बनी बनाई चीजों तक, कपड़ों से लेकर और न जाने कितनी चीजें आज लोग बनाते हैं, उनका पुश्तैनी काम है। वो तब का है जब पुराने चोल साम्राज्य और ये सब होते थे, तब से वो लोग कर रहे हैं। उसको सरकारों ने, मोदी सरकार में उन सबको और समेटा गया और उन सबको आगे बढ़ाया। बिल्कुल बिल्कुल। जगदीश सर आपके पास लौटेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से हम अपने जो हमारे तीनों सहयोगी हैं हम उनके पास लौटना चाहेंगे। हमारे साथ सोमेश हैं जो कि कांकेर से इस वक्त मौजूद हैं। सोमेश, आखिर में चूंकि समय की कमी है, आखिर में आपको क्या लगता है कि इस बार का चुनाव जो मुद्दे हैं और खासकर विकास का मुद्दा, चूंकि हम लगातार सरकार की ये कोशिश रही है, केंद्र की और बीजेपी की भी, कि विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ा जाए, विकास का मुद्दा इस बार के चुनाव में कितना प्रिवेल कर रहा है छत्तीसगढ़ में? छत्तीसगढ़ में 15 साल के वनवास के बाद कांग्रेस की सरकार आती है। बस्तर में 12 सीट इस समय कांग्रेस के खाते में है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है बस्तर में भ्रष्टाचार।
विकास की दावे करती है कांग्रेस सरकार, किस इलाके में हम विकास किए हैं, लेकिन ग्राउंड हालात देखने को मिलता है कि इस इलाके में विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ है। ग्रामीण इलाकों की बात करें तो सरकार यहां पर स्थानीय लोगों को विकास के नाम पर तमाम योजनाओं की बात करती है कि हमने योजना की शुरुआत की, गोधन योजना की बात की, जो छत्तीसगढ़ में चल रहा है गोधन न्याय योजना, इन तमाम छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना की बात कर रहे हैं जो छत्तीसगढ़ में चल रहा है, सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। गौमूत्र भी सरकार ले रही है, लेकिन इन दिनों बस्तर में हालात ये है कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। भ्रष्टाचार का मुद्दा इस इलाके में स्थानीय लोगों से तमाम जो बस्तर की जनता है यही बोल रही है कि हमें ऐसा प्रत्याशी चाहिए कि जो विकास कर सके। जी बिल्कुल, और ऐसे में जो आंकड़े हमारे पास लगातार हम दिखा भी रहे हैं अपने फ्लैश पे कि 5 बजे तक अश्विनी, अगर पूरे छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो 70.87% का वोटिंग दर्ज किया गया है। क्या लगता है कि ये जो परसेंटेज है ये बदलाव के लिए है? किस तरह से इन आंकड़ों को देखा जाए? छत्तीसगढ़ में शाम 5 बजे तक 70.87% वोटिंग हुई है। अश्विनी जी, और असीम एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, भानु प्रतापपुर 79.1, कांकेर 76.13, केशकाल 76.29, कोंडागांव तकरीबन 76.22। ये वो आंकड़े हैं जो बताते हैं कि ये घनघोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं जहां पर जनता ने बढ़ चढ़कर इस मतदान में शिरकत किया है। यानी कि जो भयमुक्त निष्पक्ष पारदर्शी चुनाव करने की प्रतिबद्धता थी वो पूरी हुई है। किसी भी तरीके का कोई खलल नहीं पड़ा है। छोट-मोट घटनाओं को छोड़कर जनता ने पूरे उत्साह से मतदान में शिरकत की है। साफ है ये। दूसरा ये कि ये जो मोमेंटम बना है, ये मोमेंटम और ज़्यादा बढ़ेगा दूसरे चरण के 70 महत्वपूर्ण सीटों पर। 70 महत्वपूर्ण 20 सीटें पे आज मतदान हुआ, 70 सीटें अभी बाकी है जिनमें 17 नवंबर को मतदान होना है। मुद्दे कमोबेश वही है, विकास की अपेक्षा है और साथ ही साथ एक ऐसी तंत्र की अपेक्षा है जिसमें भ्रष्टाचार न हो, साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विकास हो। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं, पिछले 15 दिनों से मैं ये देख रहा हूं, जनता इतनी जागरूक और इतनी सचेत और सजग कह सकते हैं, बिल्कुल, वो घोषणा पत्र का इंतजार करती रही। अंत समय तक वो घोषणा पत्र का इंतजार करते रहे और घोषणा पत्र ही बेहद निर्णायक होगा। दोनों राजनीतिक दलों के जो घोषणा पत्र जारी किए गए हैं, एक में मोदी की गारंटी है, दूसरे में भरोसे का घोषणा पत्र है। निश्चित तौर से ये उम्मीद करेंगे जैसे आज जबरदस्त मतदान हुआ, अगले चरण में भी जबरदस्त मतदान होगा, जनादेश जनता देगी। और ये बहुत जरूरी भी है एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए। वोटिंग परसेंटेज जितना ज्यादा होगा ये बहुत अच्छे संकेत हैं। विक्रम, आपके पास आना चाहूंगा। मिजोरम में 5 बजे तक के आंकड़े आ गए हैं, 76.09% वोटिंग रिकॉर्ड किया गया है। इसके मायने आपकी नजर में? देखिए, अगर 76% अगर पोलिंग होती है तो कहीं ना कहीं पर ये स्वस्थ लोकतंत्र का प्रतीक है। लेकिन अभी फाइनल आंकड़े आने बाकी हैं क्योंकि लंबी लंबी कतारें थी। पिछली बार का वोटिंग परसेंटेज जो है वो 81% रहा है। तो अगर एक एग्जैक्ट अगर पोलिंग प्रतिशत देखेंगे तो कितना पोलिंग प्रतिशत गया है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इसके साथ साथ अगर ये भी देखना होगा कि अगर पोलिंग प्रतिशत पिछली बार जितना है तो ZPM जो दावे कर रहा है अपनी सरकार रिपीट होने के, तो उसमें कितनी सच्चाई है। और अगर माफ कीजिए MNF अगर दावे कर रहा है अपनी सरकार रिपीट होने के, तो उसकी कितनी सच्चाई है। और अगर ZPM अगर सरकार बनाने के दावे कर रहा है तो वो किसका वोट प्रतिशत खा रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पर ये राजनीतिक पंडितों के सियासी गणित का सवाल है और कहीं ना कहीं पर इसका आने वाले समय में इसका उत्तर जरूर ढूंढा जाएगा। ठीक है दीपक जी, आखिर में आपकी प्रतिक्रिया इन जो अभी तक आए हैं परसेंटेज उस पे और आने वाले दिनों में किस तरह की राजनीति हमें वहाँ परसेंटेज तो अभी जो आई आपकी इससे बढ़ेगी क्योंकि दूर दराज के इलाके परसेंटेज। और आपको एक चीज़ बताऊँ, ये मिजोरम इलेक्शन शायद एक ही स्टेट है जो 4 और स्टेट्स में इलेक्शन हो रहे हैं उनसे बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसमें नेशनल पार्टीज आर नॉट द फ्रंट रनर्स। ना तो कांग्रेस फ्रंट रनर है ना बीजेपी है, ये रीजनल पार्टीज के बीच में हो रहा है जैसे प्रोजेक्ट किया गया है। और आम आदमी पार्टी भी 4 सीटों में लड़ रही है आइजोल सिटी में, एरिया में, कैपिटल एरिया में। तो वो भी दिलचस्प बना दिया चुनाव। तो ये रिजल्ट के बाद देखेंगे गठबंधन कौन किसके साथ जाता है। जैसे ही अगर ZPM की सीटें आती हैं, कांग्रेस की आती हैं, तो शायद कांग्रेस और ZPM साथ में जाएंगे, क्योंकि ZPM MNF के साथ नहीं जाएगा, कांग्रेस MNF के साथ नहीं जाएगा, ना बीजेपी के साथ जाएगा।
तो ये सब 3 तारीख को पता चलेगा। ठीक है, ये तो रिजल्ट आने के बाद है। लेकिन जगदीश सर, आपसे आखिर में यही आंकड़े पे कि 70.87% की वोटिंग हुई, और जैसा कि प्रधानमंत्री और हर जो चुनाव मशीन ये हर बार कहती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान करने के लिए आएँ, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक पहचान है। तो 70.87% छत्तीसगढ़ में अब तक शाम 5 बजे तक के छत्तीसगढ़ का ये जो अंतिम परसेंटेज है मतदान का, वो बढ़ने वाला है। मैं जानता हूँ पिछली बार इससे ज्यादा मतदान का प्रतिशत हुआ था, और बस्तर में भी इससे ज्यादा मतदान हुआ था। तो मैं मानता हूँ कि लोग, और देखिए बस्तर के लोग नक्सल समस्या से सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। डेवलपमेंट उनको मालूम है कि वो बोलते नहीं है इस बात को कैमरे पर, लेकिन डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ, किनकी वजह से नहीं हो रहा है। अच्छी खासी इस बार वोटिंग हुई है जगदीश सर, अच्छी खासी वोटिंग हुई है, और फाइनल फिगर आएगा। तो नक्सल समस्या से सबसे ज्यादा आदिवासी उनसे पिंड छुड़ाना चाहते हैं, और वो अपना वोट देकर, और खतरा इस बार तो स्याही लगाई गई है, पहले स्याही नहीं लगाई जाती थी उंगली पर, क्योंकि नक्सली धमकी देते थे कि आपकी उंगली काट दी जाएगी। 3 तारीख का सर, 3 तारीख का इंतजार होगा क्या कुछ वहाँ पे नतीजे आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जगदीश सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका भी दीपक सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे तीनों सहयोगी कांकेर से सोमेश पटेल, राजनांदगांव से अश्विनी, और साथ ही साथ मिजोरम से सोमेश पटेल बस्तर से, आप तीनों ही सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया। विक्रमजीत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसके साथ ही जनादेश के आज के संग बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।